दोस्तों, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में नॉर्मली दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक बायर और एक उसका सप्लायर। आज मैं आपसे एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें दो नहीं तीन पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं, एक बायर, एक सप्लायर और एक बायर का कस्टमर जिसको उसने फर्दर सेल किया है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार बायर अपने सप्लायर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि माल की डिलीवरी वो बायर को ना करके डायरेक्ट बायर के कस्टमर को कर दे। ऐसा करने से एक तो कार्टेज एंड फ्रेट का जो कॉस्ट है वो सेव होती है, दूसरा जो डिलीवरी टाइम है, टाइम भी काफ़ी सेव होता है। लेकिन जब जीएसटी कंप्लायंस की बात आती है तो ये सिचुएशन काफ़ी कम्प्लेक्स नज़र आती है कि ऐसी सिचुएशन में हम टैक्स इनवॉइस कैसे बनाएं, किसके नाम में बनाएं, हम ई-वे बिल कैसे बनाएं, कौन बनाए और किसके नाम में बनाए, हम आईटीसी कैसे क्लेम करें, तीनों पार्टियों में कौन किसके साथ कैसे आईटीसी क्लेम करे। तो ये सब मिला के एक जटिल सिचुएशन हो जाती है। आज मैं आपको इस कम्प्लेक्स सिचुएशन को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं हूं सुभाष गोयल, जीएसटी कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कंसल्ट मी। मेरे पास बहुत सारे लोगों का ये स्पेशल डिमांड आई है कि इस सिचुएशन के ऊपर स्पेशली मैं ये वीडियो बनाऊं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिल्कुल दिमाग में क्लैरिटी रहे कि इस सिचुएशन में हमने जीएसटी इनवॉइस, ई-वे बिल और आईटीसी को कैसे हैंडल करना है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। सपोज़ एम लिमिटेड एक कंपनी है जो दिल्ली में बेस्ड है और उस कंपनी ने जे लिमिटेड आगरा से माल परचेज किया है या करना है। तो जे लिमिटेड उसका सप्लायर है और जो एम लिमिटेड है उसका कस्टमर नोएडा में एस लिमिटेड है। तो बायर जो है हमारे इस एग्जांपल में, जो बायर एम लिमिटेड है, उसने ये इंस्ट्रक्शन दी अपने सप्लायर जे लिमिटेड आगरा को कि उसका माल जो है वो उसको डिलीवर ना करके डायरेक्ट उसका जो कस्टमर है जो नोएडा में एस लिमिटेड है उसको डिलीवरी कर दे। दोस्तों, अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कि टैक्स इनवॉइस कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। इसमें टैक्स इनवॉइस के एंगल से दो ट्रांजैक्शंस हैं और दो इनवॉइस बनेंगे। एक इनवॉइस तो जे लिमिटेड आगरा से जो पार्टी है वो एम लिमिटेड न्यू दिल्ली, इसको इनवॉइस रेज करेगी। दूसरा इनवॉइस जो एम लिमिटेड दिल्ली है वो एस लिमिटेड नोएडा को इनवॉइस रेज करेगा, टैक्स इनवॉइस करेगा। ये बात तो क्लियर है कि दो इनवॉइस बनेंगे। नॉर्मली में वैसे ही बनाते हैं। अब जो माल की डिलीवरी है वो डायरेक्ट आगरा से नोएडा जानी है, आगरा से दिल्ली होकर नोएडा नहीं जानी है, आगरा से नोएडा जानी है, मतलब जे लिमिटेड से एस लिमिटेड को जानी है। अब जो ई-वे बिल का रूल है, ई-वे बिल का रूल ये है कि जो एक्चुअल मूवमेंट जहाँ गुड्स का होना है, जहाँ से गुड्स चला और जहाँ गुड्स जा रहा है, एक्चुअल मूवमेंट फिजिकली, ई-वे बिल उस फिजिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा। मतलब ई-वे बिल जो है उसके ऊपर जो डिस्पैचर है, जो डिस्पैच का प्लेस है, वो लिखा जाएगा आगरा से जो डिस्पैच हो रहा है। अच्छा, और जो डिलीवरी डेस्टिनेशन पॉइंट है वो नोएडा लिखा जाएगा जो एस लिमिटेड का है। अच्छा, अब ई-वे बिल कौन बनाएगा? ई-वे बिल दोनों पार्टियों में से कोई भी बना सकता है। ई-वे बिल एम लिमिटेड भी बना सकता है या ई-वे बिल जे लिमिटेड भी बना सकता है।
जब जे लिमिटेड अगर ई वे बिल बनाता है तो वो ई वे बिल जो बनाएगा उस पर प्लेस ऑफ डिलीवरी वो लिखेगा, मेंशन करेगा एस लिमिटेड नोएडा। डिस्पैच फ्रॉम जे लिमिटेड आगरा, जो खुद वो बना रहा है वही डिस्पैच कर रहा है तो अपना उस पर एड्रेस डालेगा। और ट्रांजैक्शन ई वे बिल के अंदर एक हेडिंग होती है ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप में वो मेंशन करेगा बिल टू शिप टू। इस तरह की ट्रांजैक्शन जहां 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं और डायरेक्ट जो है बायर के कस्टमर को उसका सप्लायर डिलीवरी करता है, ऐसी सिचुएशन को बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन रहेगा। और उस ई वे बिल पर जो जे लिमिटेड है जीएसटी नंबर अपना इस बायर का डालेगा, एम लिमिटेड दिल्ली का जीएसटी नंबर उसका डालेगा, और सप्लायर में वो अपना डालेगा जे लिमिटेड एज सप्लायर। तो ई वे बिल के अंदर क्या क्या कॉलम होते हैं? डिस्पैच फ्रॉम जे लिमिटेड आगरा, प्लेस ऑफ डिलीवरी एस लिमिटेड नोएडा, ट्रांजैक्शन टाइप बिल टू शिप टू, जीएसटी नंबर ऑफ रेसिपिएंट वो एम लिमिटेड दिल्ली, और जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर वो आगरा जे लिमिटेड। मतलब जीएसटी पर्पस से जो बायर सेलर है वो जे लिमिटेड और एम लिमिटेड है, इसलिए एम लिमिटेड और जे लिमिटेड का ही जीएसटी नंबर उसमें आएगा। केवल प्लेस ऑफ डिलीवरी वो एस लिमिटेड नोएडा का लिखा जाए। दूसरी सिचुएशन में मान लो ई वे बिल एम लिमिटेड रेज करता है, एम लिमिटेड भी बना सकता है, तो पर्टिकुलर्स जो गुड्स के पर्टिकुलर्स जो सिचुएशन है वो सेम रहेंगी। वो उसमें मेंशन करेंगे ई वे बिल के अंदर गुड्स डिस्पैच फ्रॉम जे लिमिटेड आगरा, प्लेस ऑफ डिलीवरी एस लिमिटेड नोएडा, ट्रांजैक्शन टाइप बिल टू शिप टू, जीएसटी नंबर इस केस में जबकि एम लिमिटेड ये बिल बना रहा है तो जीएसटी नंबर वो अपना एज ए सप्लायर डालेगा, और एस लिमिटेड नोएडा का जीएसटी नंबर एज बायर डालेगा। क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन जो एम लिमिटेड और एस लिमिटेड के बीच की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें एम लिमिटेड सेलर है और एस लिमिटेड बायर है, तो बायर और सेलर के पर्टिकुलर्स वो ई वे बिल में टैक्स इनवॉइस के अकॉर्डिंग आते हैं। कि जैसे हम टैक्स इनवॉइस जो एम लिमिटेड रेज करेगा एस लिमिटेड के ऊपर, उसमें वो सेलर एस लिमिटेड लिखेगा और बायर अपना नाम लिखेगा। तो दोनों सिचुएशन में, एक सिचुएशन जबकि जे लिमिटेड ई वे बिल रेज कर रहा है, दूसरी सिचुएशन जब एम लिमिटेड ई वे बिल रेज कर रहा है, तो जो दोनों सिचुएशन में जो फर्क होएगा वो सिर्फ इतना होएगा कि बायर और सेलर के जो नाम है और जीएसटी नंबर है वो चेंज हो जाएंगे। बाकी जो ई वे बिल में डिलीवरी की डेस्टिनेशन, डिलीवरी का डिस्पैच प्लेस वो सेम रहेगा। तो इस तरह ई वे बिल इसमें हम बना सकते हैं। टैक्स इनवॉइस के केस में जो जे लिमिटेड आगरा जो टैक्स इनवॉइस बनाएगा एम लिमिटेड दिल्ली के ऊपर, वो उसमें बिल टू में लिखेगा एम लिमिटेड दिल्ली, डिस्पैच फ्रॉम जे लिमिटेड आगरा, शिप टू एस लिमिटेड नोएडा। और दोस्तों इसमें जो एक टेक्निकल इशू है वो अब आ रहा है कि टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, एससीजीएसटी लगेगा। तो टैक्स लगता है प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पे। टैक्स इनवॉइस में एक कॉलम होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉलम होता है, और ये एक टेक्निकल टर्म है जो आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन की हुई है। प्लेस ऑफ सप्लाई का कुछ लोग ये मीनिंग समझ लेते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है कि जहां माल डिलीवर हो रहा है। नो, प्लेस ऑफ सप्लाई का ये मतलब नहीं है।
जहां माल डिलीवर हो रहा है वो प्लेस ऑफ डिलीवरी है, ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई टेक्निकली वो माना जाएगा जो बायर का प्लेस है। इस सिचुएशन में जहां जे लिमिटेड जो बिल रेज कर रहा है एम लिमिटेड दिल्ली पर, माल की डिलीवरी एस लिमिटेड नोएडा पर हुई है, तो टैक्स इनवॉइस के अंदर वो प्लेस ऑफ सप्लाई एस लिमिटेड नोएडा नहीं लिखेगा, वो उसमें एम लिमिटेड दिल्ली का रजिस्टर्ड एड्रेस मेंशन करेगा। अच्छा, अब प्लेस ऑफ सप्लाई जब वो एम लिमिटेड दिल्ली का करेगा तो जीएसटी नंबर भी एम लिमिटेड दिल्ली का आएगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां की है? दिल्ली की है। प्लेस ऑफ डिस्पैच जो सप्लायर है वो कहां का है? आगरा का है। तो आगरा से सप्लाई जा रही है दिल्ली। टेक्निकली सप्लाई का हम मीनिंग लें तो सप्लाई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई वो आगरा से दिल्ली है, ना कि आगरा से नोएडा। इसलिए जो नेचर ऑफ जीएसटी होगा वो आगरा और दिल्ली की ट्रांजैक्शंस के बेस पे होएगा, ना कि आगरा और नोएडा की ट्रांजैक्शन के बेस पे। तो इस सिचुएशन में बिल रेज होएगा आगरा से दिल्ली, आगरा का जीएसटी नंबर डलेगा एज ए सप्लायर और दिल्ली का जीएसटी नंबर डलेगा एज बायर। और क्योंकि आगरा यूपी में है और दिल्ली यूटी है, इसलिए इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस ये मानी जाएंगी और इस पर आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा, ये प्लेस ऑफ सप्लाई पर डिपेंड है। तो यदि हम इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई रॉन्ग डाल देते हैं तो हमारा टैक्स भी रॉन्ग जमा हो जाएगा। इसी तरह जो टैक्स इनवॉइस एम लिमिटेड एस लिमिटेड पे रेज करेगा उसमें जो बायर है एस लिमिटेड है, सप्लायर है एम लिमिटेड है। मतलब दिल्ली से सप्लाई जा रही है नोएडा, तो इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई जो एम लिमिटेड बिल रेज करेगा उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो मेंशन होएगा वो नोएडा एस लिमिटेड का होगा। इसलिए नहीं कि वहां डिलीवरी गई है, इसलिए कि उसका जो कस्टमर है उसका एड्रेस वो है नोएडा दिल्ली, नोएडा यूपी का। तो इस केस में जो जीएसटी चार्ज होएगा वो इंटर स्टेट चार्ज होएगा, क्योंकि दिल्ली और यूपी मतलब यूपी नोएडा, दिल्ली और नोएडा के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है और ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी और आईजीएसटी चार्ज होएगा। तो यदि हम प्लेस ऑफ सप्लाई को ठीक से नहीं समझ पाते तो हम टैक्स भी गलत लगाते हैं। जहां आईजीएसटी लगना चाहिए वहां एसजीएसटी सीजीएसटी लगा देते हैं, जहां सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए वहां आईजीएसटी लगा देते हैं। तो इसमें हमने क्या मेन इश्यू उसमें क्या देखा? मेन इश्यू है इसमें कि प्लेस ऑफ सप्लाई हम सही मेंशन करें। प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट ए प्लेस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी प्लेस ऑफ डिलीवरी में भी डिफरेंट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो है जहां बायर है। तो जीएसटी हम इंटर स्टेट चार्ज करें या इंट्रा स्टेट चार्ज करें, वो प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पर होएगा। पहली बात तो यह है, ये हमें करेक्ट करना है। दूसरी बात है ई वे बिल के अंदर प्लेस ऑफ डिलीवरी हम बायर का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है हम वो नहीं लिखेंगे, हम प्लेस ऑफ डिलीवरी वो लिखेंगे जहां एक्चुअल माल जा रहा है, एक्चुअल डिलीवरी प्लेस। तो ये दो मेन पॉइंट है जहां आमतौर पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई को वो ठीक से नहीं लिख पाते और प्लेस ऑफ डिलीवरी वो गलती से वो लिख देते हैं जहां बायर का एड्रेस, जहां एक्चुअल में माल गया ही नहीं, माल तो दूसरी जगह गया। अब तीसरा एस्पेक्ट इसमें आता है आईटीसी। अब आईटीसी हम कैसे क्लेम करें, कौन क्लेम करे, कैसे क्लेम करें?
तो आईटीसी क्लेम करना बड़ा सिंपल है। आईटीसी जब हम क्लेम करेंगे उसका ई वे बिल से कोई लेना देना नहीं है, आप पहले तो ये मान के चले। प्लेस ऑफ डिलीवरी कुछ भी है उसका आईटीसी से कोई कनेक्शन नहीं है। आईटीसी टैक्स इनवॉइस के बेस पर होएगा। टैक्स इनवॉइस में जो सेलर है वो चार्ज करेगा टैक्स जीएसटी और बायर से। तो टैक्स इनवॉइस में जो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है और जो बायर है और उसका जीएसटी नंबर है, तो जो इस केस में एम लिमिटेड आईटीसी क्लेम करेगा जो कि जे लिमिटेड ने अपने इनवॉइस में चार्ज किया है। आईजीएसटी जे लिमिटेड ने आईजीएसटी चार्ज किया और वो आईजीएसटी एम लिमिटेड आईटीसी क्लेम ले सकता है। इसी तरह एम लिमिटेड ने जो टैक्स इनवॉइस एस लिमिटेड पे जो रेज किया तो उसका आईटीसी एम लिमिटेड ले सकता है। तो आईटीसी हम ये समझे कि आईटीसी क्लेम करने का तरीका बिल्कुल वही सेम है जो नॉर्मल 1-to-1 ट्रांजैक्शंस में होता है, जिसमें दो पार्टियां होती हैं, 3 नहीं होती। आईटीसी क्लेम वैसे ही होगा, केवल ई वे बिल में जो है तीसरा प्लेस मेंशन हो जाएगा। तो टैक्स इनवॉइस में टेक्निकल एंगल से कुछ भी चेंज नहीं है, केवल जब प्लेस ऑफ डिलीवरी हम जो एक्चुअल प्लेस है बस वो डाल देंगे बायर का ना डाल के। तो इसमें शिप टू जो कॉलम है उसमें प्लेस ऑफ डिलीवरी हम डाल दें, सिर्फ इतना चेंज है। एक इश्यू और दोस्तों इसमें आता है, वो है कि हम ई वे बिल में वैल्यू क्या भरें। ई वे बिल अगर सप्लायर बना रहा है जे लिमिटेड आगरा से, उसने माल सेल किया है मान लो 1 लाख रुपीज में एम लिमिटेड दिल्ली को। अब जब डिलीवरी जो है एम लिमिटेड के इंस्ट्रक्शन पर वो डिलीवरी एस लिमिटेड को डायरेक्ट कर रहा है, तो एम लिमिटेड ने जो सेल किया एस लिमिटेड को वो जाहिर है 1 लाख पे नहीं होगा, वो हो सकता है 1,10,000 रुपए हो। अगर ई वे बिल जे लिमिटेड इशू करता है तो वो वैल्यू ऑफ गुड्स 1 लाख रुपीज लिखेगा, जो कि उसका टैक्स इनवॉइस वैल्यू है जो उसने एम लिमिटेड दिल्ली पर रेज की। वही ये बिल अगर जे लिमिटेड ना रेज करके एम लिमिटेड दिल्ली रेज करेगा तो वो उसमें वैल्यू ऑफ गुड्स ई वे बिल में वो लिखेगा जो उसने एस लिमिटेड से चार्ज किया है टैक्स इनवॉइस में, यानी कि वो 1,10,000 लिखेगा। तो ई वे बिल जो बना रहा है वो अपनी ट्रांजैक्शन के बेस पे उस पर वैल्यू भरेगा। अब जे लिमिटेड को ये नहीं मालूम है कि एम लिमिटेड ने वही माल एस लिमिटेड को 1,10,000 में बेचा है, जो कि उसने जे लिमिटेड से 1 लाख में खरीदा है। तो एम लिमिटेड 1,10,000 वैल्यू बनेगा अगर वो ई वे बिल बनाता है। तो अगर जे लिमिटेड ई वे बिल बनाता है तो 1 लाख भरेगा, तो वैल्यू में ये फर्क आएगा। लेकिन दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, क्योंकि अपने अपने ट्रांजैक्शंस में वो रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल बटन को पुश करें ताकि और भी वीडियो इस तरह के जो मैं लाऊंगा आपके पास सीधे जाते रहें। दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज भी जो है कंसल्ट मी का आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।